हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे लैंड रिफॉर्म्स की और कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स होते हैं वो 7 पार्ट्स में आपके डिवाइड किए गए थे। फर्स्ट पार्ट की हम बात कर चुके थे। आज हम सेकंड पार्ट से शुरू करने वाले हैं टेनेंसी रिफॉर्म से। टेनेंसी रिफॉर्म क्या होता है? जब कोई ऑनर लैंड को कल्टीवेट ना कर रहा हो अपने आप और टेनेंट से कल्टीवेट करवाता हो, ऐसे सिस्टम को हम टेनेंसी सिस्टम कहते हैं। और इस टेनेंसी सिस्टम में कितने तरह के टेनेंट देखने को मिलते हैं? 3 तरह के टेनेंट हैं आपके। ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स कौन से हैं? जो टेनेंट्स के पास हेरिडिटरी से राइट्स होते हैं लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, और जब तक वो लैंड के लिए रेंट पे करते हैं तब तक वो उसको कल्टीवेट कर सकते हैं, उनको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा। नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स या टेनेंट्स एट विल, जिनके पास किसी तरह के कोई राइट नहीं होते हैं और जिनको ज़मींदार जब चाहे अपनी मर्ज़ी से निकाल सकता है ज़मीन से। सब टेनेंट। ऑक्यूपेंसी टेनेंट कई बार क्या करते थे कि लैंड को अपने आप कल्टीवेट नहीं करते थे और बाकी जो कल्टीवेटर्स हैं उनसे लैंड कल्टीवेट करा लेते थे। ऐसे टेनेंट जो आपके ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स के थ्रू लगाए जाते थे कल्टीवेशन के लिए, वो सब टेनेंट कहलाते थे। और सब टेनेंट्स की लाइफ सबसे माइजरेबल होती थी। तो ज़रूरत क्या थी कि टेनेंट्स की कंडीशन को संभालने के लिए, सुधारने के लिए कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं। अब ये जो रिफॉर्म्स किए गए टेनेंसी सिस्टम में, इनके क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं? पहली चीज़ है रेगुलेशन ऑफ रेंट, यानी कि टेनेंसी में जो रेंट लिया जाता था टेनेंट से लैंड के कल्टीवेशन के लिए, वो इम्प्रूव करने की कोशिश की, उसको रेगुलराइज करने की कोशिश की। क्योंकि जब ज़मींदारी सिस्टम था तो बहुत एक्सप्लॉइटेशन टेनेंट्स का देखने को मिला और 50 से 75% तक कल्टीवेशन का उनसे रेंट के रूप में ले लिया जाता था। इस ऐसे में कल्टीवेटर्स के पास किसी तरह की कोई सेविंग पावर नहीं होती थी, कोई विल नहीं होती थी कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करे, इम्प्रूवमेंट करे एग्रीकल्चरल लैंड पर। तो इससे एग्रीकल्चर सफ़र कर रही थी। तो अब क्या किया गया लैंड रिफॉर्म्स में कि आपका जो ये टेनेंट्स के थ्रू रेंट लिया जा रहा था वो फिक्स कर दिया गया। 25% से 33.33% तक आप क्या कर सकते थे, टोटल प्रोड्यूस का रेंट ले सकते थे, इससे ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते थे। दूसरा फिर क्या किया गया, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फिक्स करने भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि टेनेंट्स इनसिक्योरिटी की फीलिंग से गुजरते थे, जिसके कारण वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर पूरा फोकस नहीं कर पाते थे। क्योंकि उनको कभी भी ज़मींदार जब चाहे अपनी ज़मीन से निकाल सकता था। तो ऐसे में सिक्योरिटी पर फोकस किया गया टेन्योर्स की, और वो तब तक लगातार कल्टीवेशन कर सकते थे जब तक वो रेंट पे कर रहे हैं। उन्हें इतनी जल्दी एग्रीकल्चरल लैंड से इविक्ट नहीं किया जा सकता था। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो कल्टीवेशंस थी उन पर बहुत ध्यान दिया गया और जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। एक सोशल जस्टिस को कायम करने के लिए ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इस्टेब्लिश किया गया। तो सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट्स में किसी भी टेनेंट को आप अचानक से अनलॉफुल तरीके से निकाल नहीं सकते थे। दूसरा, लैंड ऑनर जो सेल्फ कल्टीवेशन के लिए लैंड रख रहा था वही उसको रख सकता था। फिर इसी के साथ एक मिनिमम साइज़ ऑफ होल्डिंग्स तय की गई जो टेनेंट्स के पास रहेगी ही रहेगी, चाहे लैंड ऑनर सेल्फ कल्टीवेशन के लिए भी लैंड अपने पास रखे। फिर है राइट ऑफ ऑनरशिप फॉर टेनेंट्स। अब जो टेनेंट्स थे उनको राइट ऑफ ऑनरशिप प्रोवाइड करने की कोशिश की गई, और कुछ स्टेट्स में जो सीलिंग्स थी उसको इम्पोज किया गया लैंड होल्डिंग्स पर, यानी कि एक लिमिट से ज़्यादा आप जो ऑनर था ज़मीन का वो लैंड अपने पास नहीं रख सकता था। और उससे ऊपर जो लैंड थी वो ऑटोमेटिकली टेनेंट्स को ट्रांसफ़र हो रही थी ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, जो कंपनसेशन के रूप में टेनेंट से ली जाती थी। कंपनसेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड। अब लैंड को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, और जो भी इम्प्रूवमेंट परमानेंट थी, जैसे कि कोई वेल वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया हो, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ किया गया हो, किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन किया गया हो, तो जो भी ये परमानेंट इम्प्रूवमेंट्स थी इनके लिए कंपनसेशन पे किया जा रहा था ताकि लैंड को इम्प्रूव किया जा सके। रिमिशन ऑफ रेंट। नेचुरल क्लैमिटीज़ की कंडीशन में सरकार पहले भी ज़मींदार के लिए भी जो आपका
लैंड रेवेन्यू था उसको माफ़ कर देती थी, और अब बाद में भी इस प्रथा को चालू रखा गया और कल्टीवेटर्स के रेंट को माफ़ किया गया इन कंडीशंस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़। चेक ऑन फोर्स्ड लेबर, बेगारी। पहले क्या होता था कि हम बिना कुछ पेमेंट किए लोगों से काम ले लेते थे, जिससे लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता था, लेकिन अब लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत इसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया। एग्जाम्पशन फ्रॉम अटैचमेंट, जो कल्टीवेटर्स थे जो रेंट को पे कर रहे थे, लैंडलॉर्ड अब उनको ईजिली एक तो निकाल नहीं सकता था अपने रेंट्स, जब तक वो रेंट पे कर रहे हैं ज़मीन से उनको अलग नहीं कर सकता था। दूसरा, यदि डिफ़ॉल्ट भी हो जाती कल्टीवेटर के थ्रू पेमेंट में, रेंट की पेमेंट में, तो लैंडलॉर्ड के पास कोई अब राइट नहीं था कि वो उसकी कैटल या स्टैंडिंग क्रॉप जो है उसको अपने कब्ज़े में ले ले। इवैल्यूएशन की बात करें तो ये जितने भी टेनेंसी रिफॉर्म्स से बहुत अच्छा इफेक्ट इनका देखने को मिला, और मैक्सिमम रेंट फिक्स किया गया, सिक्योरिटी टेन्योर की फिक्स की गई, उनको ऑनरशिप राइट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे जो रेंट अभी भी फिक्स किया गया उसकी सीमा बहुत हाई थी, और लैंडलॉर्ड्स ने जो सेल्फ कल्टीवेशन के पास नाम पर अपने पास ज़मीन रख ली, उससे भी इन टेनेंट्स को नुकसान हुआ। दूसरा, टेनेंट्स को जो ऑनरशिप राइट्स असाइन करने की कोशिश की गई, जिसमें टेनेंट्स को भूमिदार कहा जा रहा था, वहाँ ऑनरशिप राइट्स को ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसीजर था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, तो पूरी तरह से इनको हम सक्सेसफुल नहीं कह सकते। फिर हम बात करते हैं सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग। हमने बात पहले भी की कि पहले जब आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन होती थी, तो अब इसको लिमिट में करने की कोशिश के तहत सीलिंग्स का प्रोविज़न लाया गया और एक फिक्स की गई मैक्सिमम साइज़ लैंड होल्डिंग की, जिससे ऊपर आपको नहीं ज़मीन रख सकते थे। ऐसे में जो सरप्लस लैंड होती थी, यानी कि सीलिंग से ऊपर जितनी भी लैंडलॉर्ड के पास अवेलेबल है, उसके लिए लैंडलॉर्ड को कंपनसेशन दे दिया जाता था, और इस सरप्लस लैंड को फर्दर स्मॉल फार्मर्स और टेनेंट्स और लैंडलेस जो लेबर्स थे उनको हैंड ओवर कर दिया जाता था। अब ये ऐसा क्यों किया गया? ताकि जो इनइक्वालिटी है इनकम के फॉर्म में या ऑनरशिप के फॉर्म में, उसको रिड्यूस किया जा सके, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। अब सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स दो तरह की थी, एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स पर सीलिंग और फ्यूचर एक्विजिशन ऑफ लैंड पर सीलिंग्स। एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स पर मतलब जो प्रेजेंट में होल्डिंग्स थी किसी के पास, उस पर सीलिंग कर दी गई, उस सीलिंग लिमिट से ऊपर आप लैंड नहीं रख सकते। साथ ही फ्यूचर में जो आप लैंड एक्विजिशन करेंगे, आप एक लिमिट से ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स फ्यूचर में भी एक्वायर नहीं कर सकते थे। फिर शुरू किया गया प्रोग्रेस ऑफ सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स। तो ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में एक जो लैंड होल्डिंग की सीलिंग थी वो फिक्स की गई, जो हालांकि वेरी करती थी स्टेट वाइज। और इरिगेटेड लैंड्स के यदि आप बात करते हैं तो वो 4 to 7 हेक्टेयर वेरी करती थी, जबकि आप ड्राई लैंड की बात करते हैं तो 8 to 70 हेक्टेयर्स ये देखने को मिलती है। फिर है कि एग्जाम्पशन फ्रॉम सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स। प्लानिंग कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था कि एग्जाम्पशन दी जा सकती है सीलिंग लॉज में, और इन सीलिंग लॉज में एग्जाम्पशन देने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके इंक्लूड की गई थी कि यदि टी, कॉफ़ी, रबड़ प्लांटेशन हो रहा है, ऑर्चार्ड्स हैं, या फार्म्स फॉर कैटल आप रख रहे हैं, या फिर शुगर केन फार्म्स हैं, या जो लार्ज साइज़ के काफ़ी एफिशिएंटली मैनेज्ड फार्म्स हैं, या फिर आप बात करें ऐसी लैंड जो चैरिटेबल ट्रस्ट से बिलोंग करती है, तो इन सब केसेस में लैंड होल्डिंग जो लॉज हैं जहाँ सीलिंग का प्रोविज़न है उसमें कुछ ना कुछ छूट दी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं एडवांटेजेस और आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सीलिंग्स ऑफ लैंड होल्डिंग। अब क्या क्या फ़ायदे आपको देखने को मिले सीलिंग्स के जो आपने लागू की लैंड होल्डिंग्स पर? पहली चीज़ कि आपने कोशिश की रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटी थी, जो रिच फार्मर्स काफ़ी रिच हो गए थे, जिनके पास ज़मीन
ज़रूरत से ज़्यादा हो गई थी, दूसरी तरफ लैंडलेस लेबर्स थे जिनके पास ज़मीन देखने को नहीं मिलती थी। तो कोशिश की गई कि उनकी जो ऑनरशिप राइट्स हैं उनमें इक्वालिटी लाई जाए, उनकी इनकम को इक्वल करने की कोशिश की गई। फिर दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेशन। कॉपरेशन को डेवलप करने की कोशिश की गई थ्रू कोऑपरेटिव फार्मिंग, क्योंकि लैंड होल्डिंग्स को हम देखें तो काफ़ी स्मॉल साइज़ की लैंड होल्डिंग्स अवेलेबल थी छोटे छोटे किसानों के पास। तो ऐसे में यदि वो लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स लगाना चाहते थे, लार्ज स्केल पर उसके बेनिफिट्स उठाना चाहते थे, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग एक अकेला मेथड था। तो इन लैंड रिफॉर्म्स ने कोऑपरेटिव फार्मिंग के थ्रू कॉपरेशन को भी डेवलप करने की कोशिश की। इंक्रीज इन कल्टिवेटेड एरिया। जितने भी बड़े ज़मींदार थे वो लार्ज लैंड्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी लैंड्स तो यूं ही छोड़ दी गई थी। अब कोशिश क्या की गई, जो ऐसे लैंडलेस लेबरर्स थे जिनके पास लैंड नहीं थी उनको हैंड ओवर की जाए सरप्लस लैंड। तो ऐसे में जो ज़मीन थी जो कल्टीवेट हो रही थी वो आपकी बढ़ी, और कल्टीवेशन क्योंकि एरिया बढ़ा तो साथ में आपको देखने को मिलेगा कि आपका प्रोडक्शन भी बढ़ा, क्योंकि इस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से इनकरेजमेंट मिला हर किसी को कि वो इंटेंसिव कल्टीवेशन के लिए जाए। इंटेंसिव कल्टीवेशन क्यों? क्योंकि अब ज़मीन थोड़ी थोड़ी सबके पास अवेलेबल थी, और थोड़ी ज़मीन में ही एक अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी सब चाहते थे, क्योंकि अब वो लैंड के ऑनर थे। तो वो उस इम्प्रूवमेंट के लिए इंटेंसिव कल्टीवेशन पर डिपेंड कर रहे थे, और इंटेंसिव कल्टीवेशंस के थ्रू आप ज़्यादा प्रोडक्शन पा सकते थे। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अब जितने भी लैंडलेस फार्मर्स थे, उन जिनके पास पहले ज़मीन नहीं थी, उनको लैंड मिल गई कल्टीवेट करने के लिए थ्रू आउट द ईयर, और उनकी इनकम इंक्रीज़ हुई, और इनकम इंक्रीज़ होने के कारण उनकी डिमांड भी इंक्रीज़ हुई फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और ऐसे में जब उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो उन चीज़ों का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इकोनॉमिक साइज़ ऑफ होल्डिंग्स। अब जो साइज़ आ गए थे वो काफ़ी स्मॉल आ गया था, लेकिन जहाँ तक आप सुब्रमण्यम जी की बात करते हैं जो कि एक्स प्लानिंग मिनिस्टर थे आपके, वो कहते हैं कि इवन 1 हेक्टेयर तक अगर आपकी लैंड होल्डिंग है तो वो भी इकोनॉमिक होल्डिंग है, क्योंकि आजकल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है, और आप उन टेक्निक से काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी स्मॉल होल्डिंग्स में भी जनरेट कर सकते हैं। डिक्रीज इन क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल डिक्रीज हुआ क्योंकि पहले एक क्लास काफ़ी रिच थी और काफ़ी लैंड ऑन करती थी। अब ऐसी इनइक्वालिटीज़ रिमूव हुई तो जो क्लास स्ट्रगल था बिटवीन द रिच एंड पुअर वो आपको डिक्रीज़ होता हुआ दिखा। इवैल्यूएशन की यदि बात करें तो टोटल आप रफली 160 लाख हेक्टेयर्स ज़मीन थी जो लैंड होल्डिंग की सीलिंग में आई, लेकिन केवल उसमें से आपकी 73.5 लाख हेक्टेयर को सरप्लस लैंड डिक्लेयर किया गया, और उसमें से भी फर्दर 55.03 लाख हेक्टेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया लैंडलेस फार्मर्स में। तो ये जो प्रोग्रेस है इस लॉ की काफ़ी स्लो रही। और इस में एक और प्रॉब्लम जो देखने को मिली, इसमें जो फैमिली की डेफिनेशन दी गई उसमें हस्बैंड वाइफ और 3 माइनर चिल्ड्रंस को शामिल किया गया। अगर मेजर चिल्ड्रन होते थे तो उनकी लैंड होल्डिंग अलग से हो जाती थी। ऐसे में लैंड होल्डिंग का जो साइज़ था वो कम करने की जो सरकार की कोशिश थी वो पूरी तरह से सफल नहीं हुई। साथ ही पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कंट्री का इस तरीके का देखने को नहीं मिला जहां पर आप अफेक्टिवली इन लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकते थे। फिर बात करते हैं हम कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग की। कंसोलिडेशन का क्या मतलब है कि अब जो फार्म साइज़ आ गया था लैंड रिफॉर्म्स के बाद फर्दर, वो स्मॉल फार्म साइज़ आ गया था जो सब डिवीज़न के थ्रू आ गया था, जिससे जो लैंड थे वो काफ़ी स्कैटर्ड भी देखने को मिल रही थी। मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा आपका कहीं था तो दूसरा ज़मीन का टुकड़ा कहीं था, और ऐसे स्कैटर्ड लैंड पर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को अच्छे से नहीं कर सकते। तो ऐसे में ज़रूरत महसूस की गई कि जो स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं इनको आप क्या करें, 1 या 2 बड़े फार्म में कंसोलिडेट कर दें। इसको कंसोलिडेशन कहा जाता है। कंसोलिडेशन के मेथड्स जो थे वो वॉलंटरी कंसोलिडेशन था पहला। वॉलंटरी कंसोलिडेशन में फार्मर्स एग्री हो जाते थे कि हाँ वो तैयार हैं कंसोलिडेशन के लिए लैंड की, इसको वॉलंटरी कंसोलिडेशन कहते हैं।
और इस तरह का वॉलंटरी कंसोलिडेशन था जो वो 1921 में पंजाब से शुरू हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म कर। और इस तरह के कंसोलिडेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या था कि इसमें किसी तरह का कोई डिस्प्यूट देखने को नहीं मिला। लेकिन इस कंसोलिडेशन जो प्रोसेस था उसकी प्रोग्रेस बहुत ही स्लो थी। दूसरा फिर क्या कर सकती थी गवर्नमेंट, कंपल्सरी कंसोलिडेशन कर सकती थी, जो 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइड हो जाता था, पार्शियल और कंप्लीट कंपल्शन। पार्शियल कंपल्शन में यदि मान लीजिए एक गांव के ज़्यादातर किसान एग्रीड हैं लैंड के कंसोलिडेशन के लिए, तो बाकी फार्मर्स को भी कंसोलिडेशन कराना पड़ता था। दूसरी तरफ जब आप कंप्लीट कंपल्शन की बात करते हैं तो सरकार किसानों के चाहने या ना चाहने पर डिपेंड नहीं कर रही थी। अगर सरकार को लैंड को कंसोलिडेट करना था तो वो उनकी इच्छा के विरुद्ध भी लैंड को कंसोलिडेट कर सकती थी। लैंड का कंसोलिडेशन का प्रोसेस कंप्लीट कंपल्शन था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फार्मर्स। फिर अब ये जो कंसोलिडेशन किया गया, इस कंसोलिडेशन के क्या क्या एडवांटेजेस देखने को मिलती हैं। इंडिया में यदि बात करें तो ऑब्वियसली कंसोलिडेशन से बहुत फ़ायदा देखने को मिल रहा है। एक तो कंसोलिडेशन से जो स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड थी वो एक साथ जुड़ गई, जिसके कारण आप साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, कल्टीवेशन के मॉडर्न टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन के फैसिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। आपका जो टाइम मनी है वो वेस्ट नहीं होगा, आप अपनी लैंड के बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही जो आपके लिटिगेशंस की प्रॉब्लम थी, जो लैंड होल्डिंग्स के कहीं कहीं बिखरे होने के कारण हो रही थी, वो भी काफ़ी रिड्यूस हुई। लेकिन कंसोलिडेशन का प्रोसेस इतना आसान नहीं था, उसमें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिली। क्या डिफ़िकल्टीज़ थी? पहली चीज़ कि लैंड रिकॉर्ड्स पूरे नहीं थे, तो लैक ऑफ रिकॉर्ड्स के चलते आप कंसोलिडेशन नहीं कर पा रहे थे ढंग से। दूसरा, ट्रेंड स्टाफ नहीं था, क्योंकि लैंड कंसोलिडेशन एक टेक्निकल वर्क है, तो आपके पास ऐसा ट्रेंड स्टाफ होना भी ज़रूरी था। तीसरा, एक्सपेंडिचर। अब कई जगह पर जो आप लैंड कंसोलिडेट कर रहे थे उसके लिए फ़ीस भी चार्ज की जा रही थी, तो एक्सपेंडिचर के चलते भी लोग कंसोलिडेशन में रुचि नहीं दिखा रहे थे। अपोजिशन बाय फार्मर्स ऑर्थोडॉक्स नेचर के हैं, वो अपने जो पूर्वज हैं उन्हीं के ज़मीन पर खेती करना चाहते हैं, इसीलिए भी वो लैंड रिफॉर्म्स का विरोध कर रहे थे। डिफरेंस इन लैंड वैल्यू। अब लैंड वैल्यू जो एक जगह पर आपको इकट्ठी करके लैंड दी जा रही थी, वो हो सकता है कि दूसरी जगह पर जो आपकी लैंड अवेलेबल थी उससे कम हो सकता है उससे ज़्यादा हो, क्योंकि हर एक जगह पर लैंड वैल्यू डिफ़र कर रही थी। करप्शन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी कंसोलिडेशन को एक मुश्किल प्रोसेस बना दिया, क्योंकि करप्शन उनके बीच कहीं ना कहीं देखने को मिला। फिर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग की। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है? जहाँ पर जो किसान हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, और ऑनर्स तो किसान ही रहते हैं वहाँ पर, लेकिन जितने भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन किए जाते हैं वो जॉइंटली किए जाते हैं। और कोऑपरेटिव फार्मिंग में जो प्रॉफिट होता है वो सभी के मेंबर्स के बीच में बांट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू लैंड होल्डिंग्स, और हर एक मेंबर जितना भी टाइम लगाता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस दे दी जाती हैं। अब इस कोऑपरेटिव फार्मिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, क्योंकि सब डिवीज़न के कारण जो फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा था, स्मॉल लैंड होल्डिंग देखने को मिल रही थी, वहाँ आप इजीली मॉडर्न और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। ऐसे में लार्ज स्केल की फार्मिंग की यदि आपको एडवांटेज लेनी थी तो कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द ओनली वे। अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स पूरी तरह से आप कहें तो लैंड राइट्स प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके कारण फिर आपको फर्दर कम डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ेगा। अब पूरी कंट्री में जो बहुत सारे स्टेप्स किए गए, अलग अलग स्टेट्स में भी स्टेप्स उठाए गए ताकि इन रिकॉर्ड्स को पूरा किया जा सके। और जो एनुअल क्रॉप रजिस्टर था उसकी हेल्प भी ली गई इस लैंड रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए। नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया ताकि आपके लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जा सके, डिजिटलाइज किया जा सके। कंप्यूटर्स को यूज़ किया गया लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए लैंड रिकॉर्ड्स को अप टू डेट करने के लिए।
फिर लास्ट आपका आता है भूदान मूवमेंट, जो कि आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में शुरू किया था। और इसके अंतर्गत जितने भी बड़े आपके लैंड लॉर्ड्स थे उनसे रिक्वेस्ट की गई एक तरीके से कि आप एक्स्ट्रा जो लैंड है आपकी उसको डोनेट कर दें। हालांकि इसमें किसी तरह का कोई कंपल्शन नहीं था और ना ही किसी तरह का कोई कंपनसेशन उन लैंड लॉर्ड्स को प्रोवाइड किया जा रहा था। ये जो मूवमेंट था ये ऑफिशियल भी नहीं था, कम्प्लीटली अनऑफिशियल था। शुरुआती दौर में तो इस मूवमेंट ने कुछ सफलता हासिल की, लेकिन कम्प्लीटली ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं देखने को मिला।